Yo, yo. Very good afternoon, boys and girls. I welcome you back to session of 11th standard secretarial practice, जहाँ पर हम सीख रहे हैं different forms of business organization. आज जिस business for organization के बारे में हम बात करने वाले हैं, that is called as a cooperative society. Cooperative society. सोसाइटी शब्द सुनकर आमतौर पर एक नाम आप सभी लोगों के दिमाग में जहन में आता है, जो कि है गोकुल धाम सोसाइटी। जेठालाल कैसे है जेठालाल। लेकिन बेटा, वो जेठालाल की गोकुल धाम सोसाइटी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसका सेक्रेटरी कौन है? भिड़े, है ना? भिड़े गुरुजी कौन है? सेक्रेटरी। कौन है? सेक्रेटरी। My dear friends, such kind of business organizations also exist around us. हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर सबसे पहले हमने क्या देखा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां दो दोस्त मिलकर करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप फर्म. और जब लिमिटेड लाइबिलिटी के अंतर्गत करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. Moving on to understanding the next leg of forms of business organization, which is called as cooperative society. Which is called as cooperative society. Let us first understand exactly what is a society. When few people come together to achieve a particular objective, or specifically we can say when few people voluntarily come together to achieve a economic objective, it is called as a society, and it is based on cooperation basis. It is based on cooperation basis. उसी गोकुलधाम सोसाइटी का हम एग्जाम्पल लेते हैं. उस सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम सोसाइटी. क्या नाम है? गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब उसके अध्यक्ष कौन है? वो कौन है? सोसाइटी का अध्यक्ष. सेक्रेटरी कौन है? भिड़े. राइट. ट्रेजरर कौन है? अय्यर ट्रेजरर है. ट्रेजरर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये सब सुने तुमने, है ना? लेकिन जब सोसाइटी की मीटिंग होती है तो क्या सिर्फ ये तीन लोग दिखते हैं, या फिर उस सोसाइटी की मीटिंग में सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग होते हैं? तो इसका मतलब ये सोसाइटी के मेंबर कौन है? सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग. अभी सब लोग मिलकर सोसाइटी क्यों बनाते हैं? ताकि गोकुलधाम सोसाइटी के अंतर्गत सोसाइटी में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रख सके, और गोकुलधाम सोसाइटी में स्वच्छता, सफाई, हाइजीन, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जा सके. पानी, हाइजीन, सफाई, सिक्योरिटी, ये सब जो कलेक्टिव सर्विसेज है, इसे ठीक तरह से प्रोवाइड की जाए, जिससे कि रहने वाले 5-50-100 जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, सबको ठीक तरह से एक जैसे अच्छे से फैसिलिटी मिले. इसके लिए वो सोसाइटी बनाई गई है. नाउ अंडरस्टैंड ऑन द सेम ग्राउंड, any organization which is created on cooperative basis or cooperation basis with the motive of earning profit is called as cooperative society. एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर स्टेशन रोड पर एक बैंक है जिसका नाम है बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. परम सुंदरी का जिंतूर रोड पे एक बैंक है, जिंतूर रोड नहीं, वसमत रोड पे एक बैंक है, सुंदरलाल साहूजी कोऑपरेटिव बैंक, है ना? सुंदरलाल साहूजी कोऑपरेटिव बैंक. आर्य वैश्य समाज कोऑपरेटिव बैंक, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक.
तो ये सारे जो बैंक है जिनके नाम में एक शब्द साफ है, क्या है? कोऑपरेटिव बैंक। जय नरसिंह सहकारी साखर कारखाना, इंग्लिश में नाम क्या हुआ? जय नरसिंह कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, नॉट मिल, MILLS, मिल्स, विल्स नहीं, मिल्स, MILLS। तो अब फर्क समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ जितने भी शुगर फैक्ट्रीज है ना, वो सारे शुगर फैक्ट्रीज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव के तत्व पर बेस्ड है। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। LLP का एक्ट कौन सा है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस एक्ट के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं, रूल किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, उस एक्ट का नाम है द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हमारे परभनी का डिवीजन कहाँ पे आता है? औरंगाबाद में। यानी जब हम हमारी पार्टनरशिप फर्म जो परभनी में बना रहे हैं, जब उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? औरंगाबाद में। ठीक उसी हिसाब से पुणे में साकर संकुल है जो कि शिवाजी नगर के पुराने बस स्टैंड के पीछे है। वो साकर संकुल महाराष्ट्र के सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेंटर है। यानी अगर हम परभनी में परभनी कोऑपरेटिव बैंक बना रहे हैं तो इस कोऑपरेटिव बैंक का बतौर कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? उस साकर संकुल में, शिवाजी नगर पुणे। साकर संकुल शिवाजी नगर पुणे is a place where all the societies, cooperative societies operating in Maharashtra are registered. So to form a cooperative society, what we require is members. डुब्बेवार क्या लगेंगे हमें? members, जो कि वॉलेंट्री यानी खुद के मर्जी से मेंबर बनना चाहते हैं, जबरदस्ती पकड़ के लाए वाले लोग नहीं चाहिए। There should be members and they should be voluntary members. Members तो होने चाहिए, और ये जो members है ये कैसे होने चाहिए? Voluntary, यानी खुद के मर्जी से आने वाले चाहिए। ये जो लोग जो voluntary खुद होकर साथ में एक साथ में आते हैं और एक साथ में आकर तय करते हैं कि हम किसी बिजनेस को कैरी करते हैं, तो जब लोग साथ मिलकर कोऑपरेटिव बेसिस पे यानी सहकार तत्व जिसे कहते हैं, कोऑपरेशन बेसिस पे एक दूसरे को सहकार्य करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे लेके जाएंगे। जब एक दूसरे को सहकार्य कर कर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर कर जब चीजें आगे लेके जाने का वादा करते हैं, तो व्हेन वॉलंटरी पीपल कम टुगेदर टू कलेक्टिवली कोऑपरेट एंड वर्क ऑन एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सबसे कॉमन लेते हैं, बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्या वो बिजनेस चंदा के लिए है? नहीं। दान धर्म के लिए है? नहीं। वो प्रॉपर बैंक के जैसा काम करता है और बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कमाने के बाद वो सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स रहेंगे, जो बुल्ढाना कोऑपरेटिव बैंक का जो अध्यक्ष रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, ट्रेजरर रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, वो उस बुल्ढाना अर्बन बैंक को चलाएगा। और चलाने के बाद उसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो बाकी सभी ओनर्स को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? गोकुलधाम सोसाइटी चलाने वाले कुछ लोग हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लेकिन वो जिस हिसाब से गोकुलधाम सोसाइटी के कार्य को चलाएंगे उससे बेनिफिट वहां रहने वाले सभी लोगों को होगा, ना सिर्फ सेक्रेटरी को और प्रेसिडेंट। वो हर किसी के लिए, हाँ या ना? वहां जो निर्णय लिए जाएंगे, वहां जो फेस्टिवल होते हैं वो सबके लिए होते हैं, ओपन टू ऑल। वैसे ही बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पर बहुत से लोगों ने साथ में आकर इस बिजनेस को शुरू किया है और कोऑपरेटिव बेसिस पे यानी सहकार तत्व पर यह बिजनेस चला है। अगर हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की और कोऑपरेटिव सोसाइटी की, दिखने के लिए दोनों एक जैसे दिखेंगे, बिकॉज बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एग्जिस्टेंस अलग है। इट हैज सेपरेट लीगल स्टेटस। अब ये तो समझ चुका, सेपरेट लीगल स्टेटस।
पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म एक ही है, इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ही है ना। देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। लेकिन मैंने एक शब्द बताया था एलएलपी। एलएलपी के अंदर एलएलपी बिजनेस अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एलएलपी के पार्टनर्स अलग है, इसलिए वहां पर लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग है, रिलायंस कंपनी अलग है, उसके मालिक अंबानी अलग है। वैसे ही गोकुल धाम सोसाइटी अलग है और गोकुल धाम सोसाइटी के मेंबर्स यानी मालिक अलग है। इसका मतलब द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी बुल्ढाना अर्बन बैंक कोऑपरेटिव बैंक अपने आप में एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, बरोबर। इवन द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव अ डिफरेंट लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर वॉलेंट्री साथ में आते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी मेंबर्स वॉलेंट्री साथ में आते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो सर फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क होता है एक्ट का। द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर गवर्नड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. They are registered under the Companies Act 2013 and they are governed by the Companies Act 2013, whereas a cooperative society are registered under the Cooperative Society Act 1960 and are governed by the Cooperative Society Act 1960. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एक्ट का। कंपनीज किसके मुताबिक चलती है? कंपनीज एक्ट 2013। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके मुताबिक चलती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। फर्क समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाया जाता, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट कहलाया जाता है। अब हम जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा। सो व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? Cooperative society is a voluntary association of person who have come together with economic objective. किसी बिजनेस करने के लिए वॉलेंट्री जब कुछ लोग सहकार तत्व यानी कोऑपरेटिव तत्व पर साथ में आकर बिजनेस करते हैं, इस तरह के बिजनेस को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 लोग लगते हैं। कितने लोग लगते हैं? 10। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप के लिए 2। मिनिमम कितने लोग लगते हैं? 2। एलएलपी के लिए मिनिमम, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कितने लोग लगते हैं? मानसी, एलएलपी के लिए कितने लोग लगते हैं? ध्यान दो इधर क्लास में। एलएलपी के लिए मिनिमम कितने लोग लगते हैं? 2। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने लगते हैं? 2। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए 1। 2 हुआ तो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है क्या? नहीं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पवार 2 अनलिमिटेड तो मैक्सिमम हो गया रे कृष्णा, मिनिमम कितने लगेंगे? ये है होशियार। अच्छा, मतलब दादा की शादी होना कोई कंपलसरी नहीं है, दादी होना कोई अनिवार्य नहीं है। तो यहां कंसेप्चुअली तुम गलत हो चुके। क्या बोला तुमने? सही बोला, बताओ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कितने होने चाहिए? कम से कम 1। ओनली कर्ता इज नीडेड। बाद में शादी होगी, बाद में पार्टनर्स आएंगे, बाद में बढ़ता जाएगा, बाद में अनलिमिटेड होगा, वो बात की बात। लेकिन अल्टीमेटली ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की शुरुआत अकेले इनके दादाजी ने की थी। किसने की थी? अकेले दादाजी ने। नहीं, अगर समझ लो इसके दादा अकेले व्यक्ति है जो लाइफ टाइम तक अकेले ही चला रहे हैं, तो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हुआ। अभी बिजनेस उन्होंने शुरू किया और शुरू करने के बाद जैसे ही उनकी शादी हुई, दादी जी आए, वैसे ही उनको ओनर बना लिया। अब वो डिपेंड करता है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो आप, रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे मैंने क्या कहा, ए पवार, सोया मत कर मेरे क्लास में पीछे में। बात ऐसी है कि अब इसका कहना क्या है कि दादी जी आएंगे तब आएंगे, शादी होंगी तब होंगी, आगे पीढ़ी बढ़ेगी तब बढ़ेगी, पावर तक आएगा तब तक ठीक है, तेजस तक। लेकिन बात ऐसी है कि अभी दादा ने बिजनेस चालू किया है, दादा ने बिजनेस चालू किया है और अभी 2-3 साल उनके शादी करने का कोई प्लान नहीं है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को समझ चुके हैं। और उन्होंने गाना सुन लिया अक्षय कुमार का, जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। उन्होंने वो गाना समझ लिया। अब उन्होंने समझ लिया है कि अगले 2-3 साल तक शादी तो मुझे नहीं करनी है। तो इसका कहना है बरोबर है। तो 2-3 साल तक जब तक वो शादी नहीं करेंगे, जब तक वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही रहेगा क्या? आंसर है, मैंने आपको कहा था सत्यनारायण की पूजा करके पेड़े लगा के बिजनेस शुरू होता है, लेकिन क्या लगता है बेसिक डॉक्यूमेंट? शॉप एक्ट। बेसिक डॉक्यूमेंट क्या लगता है? शॉप एक्ट। तो जब इसके दादाजी शॉप एक्ट बनाएंगे, उनको वहां पे राइटिंग में देना पड़ता है कि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हो ये कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो भले ही वो कोई भी बिजनेस शुरू करो, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, शॉप एक्ट लेना जरूरी है। इनके दादाजी ने शॉप एक्ट लिया और शॉप एक्ट जब लिया तब उसका कैटेगराइजेशन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल कर दिया। तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही होगा, भले ही सिंगल ओनर हो। समझ रहा है? डाउट सही है? कर सकते हैं। हर बिजनेस कैसे भी चेंज हो सकता है। पार्टनरशिप एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, एलएलपी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है, पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, कंपनी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। कोई भी बिजनेस किधर भी कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ उसको उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहले मानसी ने कोई एक फर्म खोली अकेली, सोनू को अकेले उसने फर्म खोला है, तो वो कौन है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बाद में बहुत दोस्ताना हो गया उसके और पांडे के बीच में, बोले मैं पांडे मेरी पार्टनर। तो अब जैसे पार्टनर आ गया तो वो क्या बन गया? पार्टनरशिप फर्म। जैसे पांडे आया तो वो क्या बन गया? पार्टनरशिप फर्म। अब तुम्हारा सवाल जो था उसका जवाब ये है कि प्रैक्टिकली अगर दादा शुरुआत में अकेले थे तो अगर ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे, ये तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हुआ। बेटा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको शॉप एक्ट लेना पड़ेगा और शॉप एक्ट में जो दादाजी लिख के देंगे वही होगा। जब दादाजी अकेले थे, शॉप एक्ट बनाया, तब दादाजी ने लिख के दिया आई एम सोल प्रोपराइटर, तो वो हो गया सोल ट्रेडिंग कंसर्न। आई एम सोल करता तो वो हो गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो सिंगल ओनर है तो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये निर्भर होगा उसके शॉप एक्ट लाइसेंस पे। हाँ, परिवार के दादा दादी मिलके शुरू कर दिए तो वहां पे तो कोई स्कोप ही नहीं है, वहां डायरेक्टली जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति, पहला व्यक्ति है परिवार का जो पारिवारिक बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसे शुरुआत में शॉप एक्ट पे मेंशन करना होगा। समझ रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने लोग लगते हैं? मिनिमम कितने लोग लगते हैं? 10। जब हम आगे सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक प्राइवेट कंपनी बनाने को 2 लोग लगते हैं, एक पब्लिक कंपनी बनाने को 7 लोग लगते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें आगे सीखनी है। अभी अपना ध्यान किधर है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। When people voluntarily come together to start a particular business on cooperation basis, which is registered under the Cooperative Society Act 1960, such kind of businesses are called as cooperative society. A cooperative society is a voluntary association of persons formed to achieve certain economic objectives. Economic objective. Economic objective. Economic objective. Economic objective. Economic objective. Why I am highlighting this word so much? Why? The answer is, हम उसी सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे जो कि एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया गया है। हम सब लोगों ने कोऑपरेटिव बेसिस पर साथ में आकर एक सोसाइटी बनाई
जो अनाथ बच्चों का देख रेख करेगा और उनका पालन पोषण करेगा। पवार, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव हम सब लोगों का है, क्या ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है या नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है? इज इट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? इज इट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक कैसे हुआ? हम पैसा कमाने के लिए बना रहे क्या? हम अनाथ बच्चों का पालन पोषण यानी ऑर्फनेज शुरू करने के लिए हमने सोसाइटी बनाई। ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम पैसे कमाने के लिए है क्या या अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने के लिए? सो इज द ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक और इज द ऑब्जेक्टिव सोशल? सो क्या हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई? फिर हुई क्या सोसाइटी ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई क्या? नहीं। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए जो सोसाइटी बनाई जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक होना चाहिए, पैसा कमाना होना चाहिए। बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसी अनाथ आश्रम चलाने के लिए बनाई गई है कि पैसे कमाने के लिए? महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पैसे कमाने के लिए कि अनाथ आश्रम चलाने के लिए? पैसे कमाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव कम टुगेदर विद एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वर्ड पे स्ट्रेस इसलिए है, जहां पे नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो ऐसी संस्थाओं को हम एनजीओ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एनजीओ। क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो समाज में सत्कार्य करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, है ना? बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज में सत्कार्य यानी लोगों का भला करने के लिए बनाई जाती है, पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कहेंगे? एनजीओ या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, वेंकटरमण गोविंदा। अरे आवाज दो, गोविंदा। हाँ, वेंकटरमण गोविंदा। अरे जोरात बोला, गोविंदा। अरे काय लाजतो रे, जोरात बोल रे, गोविंदा। अरे गोविंदा। गोविंदा आला रे, आला, आ रहा, जल्दी आ रहा, जल्दी बोलो गोविंदा। तिरुपति सब लोग गए होंगे, उम्मीद करता हूं। ऊपर मंदिर का एक ट्रस्ट है, ऊपर मंदिर का एक ट्रस्ट है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट। नाम क्या है? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट। अब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट जो है, वहां पर आप सब लोगों को मालूम है दुनिया का सबसे अमीर भगवान कौन है? बालाजी, तिरुपति। कुबेर नहीं, बालाजी, तिरुपति बालाजी। कुबेर जी पीछे रह गए, कुबेर जी पीछे रह गए इस मामले में। बालाजी, तिरुपति ट्रस्ट सबसे आगे चल गया। वो ग्रंथों के मुताबिक कुबेर है, क्योंकि पैसा मतलब कुबेर रहता है, लेकिन फैक्चुअल के बारे में बता रहा हूं। आज जितना धन, जितनी संपत्ति तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट की है, उतनी संपत्ति किसी भगवान की नहीं। अब मुझे बताओ, अगर आप तिरुपति गए हो तो देखा होगा ऐसे वो कपड़े का ऐसा हुंडी रहता है जिसमें पैसे लोग डालते रहते हैं, है ना? कितने लाखों से पैसे डालते हैं उसमें। भक्त आते हैं, करोड़ों के सोने के जेवरात, डायमंड के भगवान को चढ़ाते, अर्पण करते हैं। बाहर एक खास चीज मिलती है, लड्डू, जिसको पैसे देकर मिलते हैं, है ना? लड्डू, अगर दर्शन का टोकन है, दर्शन के टोकन के पैसे भरे हैं तो उसके ऊपर लड्डू मिलता है। तो मतलब जो लड्डू भी दिया जा रहा है वो पैसे देकर लिया जा रहा है। तो बोलने का मतलब करोड़ों का डोनेशन है, लड्डू बेचकर पैसे कमा रहे हैं। डोनेशंस करोड़ों में आ रहा है, लड्डू बेचकर पैसा आ रहा है, बहुत सी चीजों से उन्हें पैसा आ रहा है। अब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट क्या इस पैसे का मार्केटिंग करता है या प्रॉफिट करता है? या फिर ट्रस्ट चलाने वाले लोग अपने घर पे BMW मर्सिडीज खरीदते हैं? नहीं। या फिर इस भगवान के ट्रस्ट के पैसे का इस्तेमाल मानव कल्याण यानी लोगों के भलाई के लिए, सत्कार्य के लिए, सोशल सर्विस के लिए किया जाएगा? यस और नो? तो वो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई क्या? नहीं। दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO।
क्या बोलेंगे उसे? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर प्रॉफिट, इसीलिए वर्ड हाईलाइट क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसलिए वर्ड हाईलाइट क्या किया? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed to achieve certain economic objectives. The nature of cooperative organization is service oriented. Normally cooperative societies are set up with an objective of providing services. Cooperative society बैंक है, वो बैंकिंग सर्विस देती है, yes or no, right? तो ऐसे जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाए गए हैं, नेचुरली कोई ना कोई सर्विस देने के लिए, जैसे वेयर हाउस है, वेयर हाउस महाराष्ट्र वखार सहकारी मंडल ऐसा नाम है उसका, महाराष्ट्र स्टेट वेयर हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी, एमआईडीसी में वेयर हाउस है, वो ऐसे इसके वो स्पिनिंग मिल के उधर वो पूरे वेयर हाउस है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बेस्ड पर बनाए गए वेयर हाउस है। तो वो क्या सर्विस देते हैं? वेयर हाउसिंग की सर्विस देते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वहां पे वेयर हाउस में जो माल रखता है फुकट में रखता है क्या? नहीं, उससे भी रेंट लिया जाता है, तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन साथ में आकर एक सोसाइटी बनाते हैं जो कि एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए गए हैं, जिसका ओरिएंटेशन या जिनका मेजर एम सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। The registration of cooperative society is compulsory in the state of Maharashtra under the Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंतर्गत हमारे स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हमारे स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑफिस कहां पर है? साकर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे, पूरे महाराष्ट्र का। फीचर्स, फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। पहला पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन शुड बी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। सेकंड, द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी मेंबर बन सकता है। मतलब बुल्डाना अर्बन की जो शेयर्स खरीदेगा वो मेंबर बन जाएगा। सहकारी साकर कारखाना होता है तो उसके किसान मेंबर होते हैं, तो कोई भी किसान उसका बन सकता है मेंबर। जरूरी नहीं कि कोई ऐसा सहकारी सहकार, अब जैसे पूर्णा में सहकारी कारखाना है तो वो नहीं बोल सकते सूरज का मेरा जमता नहीं तो सूरज मेंबर नहीं बन सकता, सूरज भी मेंबर बन सकता है, कोई भी बन सकता है। तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी मेंबर बन सकता है। मिनिमम नंबर कितने लगेंगे हमें? 10। मिनिमम कितने लोग लगेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए? 10। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। अब पूर्णा की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली जो शुगर फैक्ट्री है उसमें सूरज ने 10,000 रुपए के शेयर लिए। कितने के लिए? 10,000। 25,000 से एक शेयर है। मान लो इसने 4 शेयर लिए। कितने शेयर्स लिए? 4। तो इसके शेयर्स कितने वैल्यू के हुए? 1 लाख के। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज लिमिटेड। ध्यान दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर उसकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। सूरज ने शेयर कितने खरीदे? 4। एक शेयर की कीमत कितनी है? 25,000। तो इसकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू हिज शेयर। इसका शेयर कितना है फैक्ट्री में? 1 लाख रुपए का। तो इसको कितने रुपए देने हैं फैक्ट्री को? 1 लाख रुपए। उस शुगर फैक्ट्री में 100 करोड़ का नुकसान हो गया। अब वो सूरज को बोल रहा है तेरा खेत बेच के पैसे दे। चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। मेंबर की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। लिमिटेड अप टू द शेयर। वहीं पे अनुज ने उस शुगर फैक्ट्री में 1 शेयर लिया है। अब फैक्ट्री वाले बोल रहे तेरे दोस्त 1 लाख रुपए भर रहे, तू भी 1 लाख रुपए भर। चलेगा क्या? नहीं। क्यों भरे? उसने 1 शेयर लिया तो वो सिर्फ कितने देगा? 25,000 रुपए। उससे ज्यादा वो कंपनी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। It differs from other forms of organization as its aim is not maximization of profit but provide service to its member. साकर कारखाना जो बनाया जाता है जहाँ पे किसान मेंबर होते हैं, इससे किसानों को ये सर्विस मिलता है कि जो
गन्ने का प्रोडक्शन वो करेंगे उसे वही खरीद लेने का काम करते हैं। इससे किसानों को सर्विस मिलती है कि जगह पर ही उनका जो गन्ना है वो बिक जाता है, राइट। सो मेजर एम होता है कि अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सके। बुल्डाना अर्बन में जितने अकाउंट होल्डर रहेंगे उन्हें बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सके, ये मेजर एम होता है। लेकिन अल्टीमेटली पैसे के लिए होता है, फ्री में नहीं होता। द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सूरज जैसे जो किसान, जो साकर कारखाने के जो मेंबर है वो मालिक है, लेकिन वो अलग है। साकर कारखाना जो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसीलिए तो मेंबर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। क्योंकि अगर फैक्ट्री और मेंबर एक ही होते तो मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती, अनलिमिटेड, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में है और पार्टनरशिप फर्म में है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन पॉइंट है जो मैं मिस आउट किया हूं। देयर इज इक्वालिटी इन द वोटिंग राइट एंड दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। मैंने क्या बोला था, जॉइंट स्टॉक कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, जॉइंट स्टॉक कंपनी आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब समझने की कोशिश करो। अब ये गर्ल्स कितने हैं, 4, 6 और 8 लड़कियां प्रेजेंट है। कितने लोग प्रेजेंट है, 8। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बतौर बनाई गई शुगर फैक्ट्री है। क्या है, शुगर फैक्ट्री। उसमें श्रद्धा के 10 लाख के शेयर है, ऋतुजा के 15 लाख के शेयर है, मानसी के 50 लाख के शेयर है, गौरी के 1 करोड़ के शेयर है, अपना क्या नाम है, दरक जी के तो 10 करोड़ के शेयर है ना, कराड़ के 5 करोड़ के हैं, अष्टेकर के 1 करोड़ के हैं और कृष्णा के 50 लाख के हैं। अब शेयर होल्डिंग सभी मेंबर का सेम है या अलग अलग है, अलग अलग। तो जब कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका मैनेजमेंट उसके मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी करती है। जैसे कि भिड़े सेक्रेटरी बना है, प्रेसिडेंट बना है, कोई ट्रेजरर बना है, उनको अपॉइंट भी सब मेंबर मिलके करते हैं। लेकिन जब बिजनेस में काम करने का काम आता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वोटिंग है। इन दोनों की लाखों में है, कुछ लोगों की करोड़ों में वोटिंग है। किसकी कितनी वोटिंग है, किसका कितना शेयर है, किसने कारखाने में 10 करोड़ दिए कि किसने कारखाने में 25,000 रुपए दिए, ये फर्क नहीं पड़ता। जब कभी भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, एक व्यक्ति का एक वोट ही होगा, यानी आपके होल्डिंग के आधार पर वोटिंग नहीं होगी। आप लोग तो लाखों करोड़ों में और सूरज का तो एक ही शेयर है 25,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये है क्या, हर एक गर्ल को 10 वोटिंग अधिकार है और सूरज को 1 है? नहीं, इक्विवेलेंट वोटिंग है। अगर आप एक मेंबर हो तो आपको 1 वोट है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास 25,000 के शेयर है या 25 करोड़ के शेयर है। यह हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेमोक्रेटिक वोटिंग। जैसे अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जब हम इलेक्शन में आते हैं, बोगस वोटिंग, डबल वोटिंग नहीं जमती। अगर आप इलेक्शन में वोटिंग करो तो कोई भी व्यक्ति एक ही बार वोट कर सकता है, हाँ या ना। तो 1 पर्सन 1 वोट, ऐसा स्ट्रक्चर जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं होता। अगर ऐसा जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता तो अंबानी कभी रिलायंस कंपनी के मालिक ही नहीं बनते। अब रिलायंस कंपनी में मान लो 10,000 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है? 10,000। उसमें से 4 शेयर होल्डर कौन है? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी और उसकी बीवी XYZ अंबानी, 4 लोग। इनको छोड़कर कितने बचे? 9,996। 1 पर्सन 1 वोट रहता और 9,996 लोग एक तरफा हो जाते और एक तरफ वोटिंग करते, और ये 4 परिवार के लोग एक तरफ वोटिंग करते, तो कंपनी किसके मुताबिक चलती? 9,996 के लोगों के मुताबिक। अगर वोटिंग होती 1 पर्सन 1 वोट। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता। जॉइंट स्टॉक कंपनी में वोटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग। नीता, मुकेश, आकाश और इसकी बीवी का रिलायंस कंपनी में
51% शेयर होल्डिंग है। कितना है? 51% शेयर होल्डिंग। मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें से 51 करोड़ किसके हैं? ये चारों के। और बचे हुए 49 करोड़ कितने लोगों के हैं? 9,996 के। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में आते हैं, वहां डेमोक्रेटिक वोटिंग नहीं होता है, वहां पर वोटिंग इज बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग। यानी बचे हुए 9,996 लोगों की वोटिंग कितनी होगी? 49%। और 4 लोगों की वोटिंग कितनी होगी? 51%। जहां मेजोरिटी वोट होता है उसका कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस में कोई भी डिसीजन मेजोरिटी वोटिंग से आता है। 51 की मेजोरिटी किसके पास है? वो अंबानी के 4 लोगों के पास। इसीलिए रिलायंस कंपनी किसके मुताबिक चलती है? अंबानी परिवार के मुताबिक, क्योंकि वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है जहां पे डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम नहीं होता, शेयर होल्डिंग के मुताबिक वोटिंग होता है। आपका कितना होल्ड है, आपका कितना पैसा है, उसके मुताबिक वोटिंग होगी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अंबानी हो, टंबानी हो, कोई भी हो, जेठवानी हो, ललवानी हो, कोई भी हो, सब एक समान है। एक मेंबर यानी एक वोट। तो ऐसे केस में अंबानी परिवार की नहीं चलेगी। अगर रिलायंस कंपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो उस परिवार की कभी नहीं चलती, क्योंकि बाकी लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन रिलायंस कंपनी में इन लोगों की क्यों चलती है? गुजराती इन लोगों की क्यों चलती है? क्योंकि इनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग कैसा होता है? डेमोक्रेटिक, 1 मेंबर 1 वोट। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में वोटिंग कैसा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग। जिसकी जितनी शेयर होल्डिंग, मतलब अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है, अगर जो शुगर फैक्ट्रीज है वो अगर एक लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें उस शुगर फैक्ट्री में सूरज के 25,000 की कोई वैल्यू नहीं है। फिर जिस लड़की के पास 10 करोड़ के शेयर है, उसके पास सबसे ज्यादा ताकत रहेगी। और वही कोऑपरेटिव है, इसीलिए वो 10 करोड़ के शेयर होल्डर के साथ साथ सूरज 25,000 वाला भी रहा, तो उसका इक्वल पावर है, क्योंकि यहां पर क्या है? डेमोक्रेटिक वोटिंग। समझ में आ रहा है? देयर इज नो कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द कोऑपरेट देयर इज कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हर एक राज्य सरकार का अपने राज्य में ऑपरेट करने वाले कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सुपरविजन और कंट्रोल रहता है। यानी हमारे महाराष्ट्र में जितने भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, साकर कारखाने चल रहे, इनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेट के सरकार का, यानी स्टेट गवर्नमेंट का, यानी राज्य सरकार का होता है। तो जितने भी सहकारी तत्वों पर जितने भी साकर कारखाने चल रहे, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। रिलायंस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है क्या? नहीं। वहां किसका है? अंबानी परिवार का। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वोटिंग से और कोऑपरेटिव बेसिस पे है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट यही कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बतौर जो सोसाइटी रजिस्टर हुई है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं देती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, दिस वाज द लास्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।